हाय बच्चों पार्टी। आज का हमारा चैप्टर है पावर्टी एज अ चैलेंज। और जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं पावर्टी, तो आपके दिमाग में एक और शब्द आता होगा हिंदी भाषा का, जो कि है गरीबी। एंड यू आर वेरी वेरी राइट। पावर्टी का हिंदी में मतलब होता है गरीबी। लेकिन गरीबी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। इसलिए हमारे देश की जो प्लानिंग कमेटी है, जिसे नीति आयोग बोला जाता है, वो गरीबी के इन सारे फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए एक इंडेक्स डिफाइन करती है, एक स्केल डिफाइन करती है। इसीलिए बोला जाता है कि नीति आयोग का जो पावर्टी इंडेक्स है, विच इज वेरी वेरी मल्टी डायमेंशनल। और इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में 2005 से 2006 में 55% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 2015 और 16 में वही 25% हो गए और 2019 और 21 वाले साल में 15% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। तो ओवरऑल हमारे देश में गरीबी जो है कम हो रही है। लेकिन क्या हमारे देश की गरीबी एक ही समान दिखती है? द आंसर इज नो। ब्रॉडली हमारे देश की गरीबी दो तरीके की है। एक गांव की गरीबी, जिसे रूरल पावर्टी बोला जाता है, एक हमारे शहरों की गरीबी, जिसे अर्बन पावर्टी बोला जाता है। रूरल और अर्बन पावर्टी से रिलेटेड आपकी किताब में दो कहानियां हैं बच्चा, एक है राम सरन की और एक है लाखा सिंह की। दोनों ही कहानियों को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको कुछ पावर्टी की कॉमन चीजें दिखेंगी दोनों कहानियों में। और इन्हीं कॉमन चीजों को पावर्टी की डायमेंशंस बोला जाता है, मतलब कि फीचर्स बोला जाता है। जब आप एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आप अपने सिम्टम्स बताते हैं, सिम्टम्स के बेसिस पे आपकी डिसीज डिफाइन होती है। सिमिलरली ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको एक फैमिली में, एक इंडिविजुअल में, कम्युनिटीज में देखने को मिलेंगी, ताकि आप ये असेस कर सको कि क्या वो गरीब हैं कि नहीं है। वही फीचर्स यहाँ पे डिस्कस कर रही हूं मैं। नंबर 1, हंगर, यानी कि देखा गया है कि गरीब लोगों में खाने की कमी होती है, भुखमरी होती है, वो 3 वक्त की रोटी अपनी फैमिली के लिए नहीं जुगाड़ पाते हैं। दूसरा, लैक ऑफ शेल्टर। आपने दोनों कहानियों में देखा, एक इंसान एक रूम के मकान में रहता था, दूसरा इंसान जो है कच्ची झोपड़ी में रहता था। तो शेल्टर बहुत प्रॉपर यहाँ पे नहीं था। फिर है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों को 2 वक्त की रोटी शायद फिर भी मिल जा रही थी, लेकिन उस खाने में पोषण नहीं था बच्चा, और बच्चों के लिए एजुकेशन जुगाड़ नहीं हो पा रही थी। गवर्नमेंट स्कूल भेजने के लिए भी, ड्रेस खरीदने के लिए और किताबें खरीदने के लिए भी फैमिली के पास पैसे नहीं थे। पानी कभी साफ आता था, कभी नहीं आता था। और दोनों ही फैमिलीज, एक जो है गांव के छोर पे रहती थी और दूसरी जो है स्लम्स में यानी झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, छोटे से मकान में। तो दोनों ही फैमिलीज के पास आसपास का एनवायरनमेंट साफ सुथरा नहीं था, बीमारियां फैलती रहती थी, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं था। मिनिमम वेज वाली जॉब भी उन्हें पूरा साल नहीं मिल पा रही थी। एक कैजुअल लेबरर था बच्चा और दूसरा जो है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर था। तो कुछ महीने इन्हें जॉब मिलती थी, कुछ महीने नहीं मिलती थी। जिन महीने मिलती भी थी उसमें भी मिनिमम वेज नहीं मिल पाती थी कि इंसान थोड़ी सी सेविंग करके गरीबी से बाहर निकल पाए। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी। और एक और चीज दोनों फैमिलीज में कॉमन थी, अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। स्पेशली लाखा सिंह के केस में अगर आपने देखा हो, तो उनके पिताजी टीबी से मर गए थे और उनकी माताजी को भी टीबी था। लाखा सिंह को भी पता था धीरे धीरे उसकी मम्मी जो है डेथ की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस के उसके पास पैसे नहीं थे। तो आप कितनी बेचारगी महसूस करते हो गरीबी में, वो भी एक उसका इंडिकेटर है। आपको लग ही नहीं पाता कि आप अपनी सिचुएशन को सुधार सकते हो। और इसीलिए आजाद भारत के लिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के लिए क्या है? गरीबी है। गांधी जी का भी यही मानना था कि हमारा इंडिया तब तक अच्छी तरीके से सही मायने में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा जब तक हमारे देश के सबसे गरीब लोग अपनी ह्यूमन सफरिंग यानी कि अपनी गरीबी से निजात यानी कि छुटकारा नहीं पाएंगे। ये बात गांधी जी ने बोली थी, पेपर में आएगी, याद कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि गरीबी को सोशल वैज्ञानिक यानी कि सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं बच्चा। तो वो 2 इंडिकेटर के बेसिस पे देखते हैं। एक है इनकम और दूसरा है कंजम्पशन। यानी कि आप अगर इतना पैसा कमाते हो, कोई भी एक नंबर मान लो, एक्स पैसा कमाते हो, तो उससे कम अगर आप कमा रहे हो तो गरीब हो। और अगर आप एक्स बॉडी में आपकी कैलोरीज जाती हैं, तो अगर उससे नीचे जाती हैं तो आप गरीब हो। ठीक है, 2 इंडिकेटर के बेसिस से देखते हैं, एक इनकम और एक कंजम्पशन। यानी कि यही इनकम और एक कंजम्पशन। और अगर आप खुद भी ध्यान से सोचोगे तो एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होती है, रोटी कपड़ा मकान, जो कि पैसे से खरीदा जाता है। और आपकी बॉडी में पोषण होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए और आपके थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, राइट। तो इसी बेसिस पे सोशल साइंटिस्ट इनकम और कंजम्पशन को 2 पैरामीटर्स बनाते हैं, जिसपे वो पावर्टी को डिफाइन करते हैं। और हमारा इंडिया जो है इसके अलावा एक और पैरामीटर को यूज करता है। तो हमारे इंडिया का, पूरी कंट्री के लिए जो इंडिकेटर है पावर्टी का, वो मल्टी डायमेंशनल है बच्चा। मतलब कि वो 3 डायमेंशंस को लेता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर। एक लेता है वो हेल्थ को, दूसरा लेता है एजुकेशन को, तीसरा लेता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। हेल्थ में वो बच्चों की हेल्थ, अडोलसेंट की हेल्थ, मम्मियों की हेल्थ, ये सारी चीजें कंसिडर करता है। एजुकेशन में बच्चे आपके कितने साल तक स्कूल गए हैं ऑन एन एवरेज, बच्चों की अटेंडेंस क्या रही है स्कूल में, इसको कंसिडर करता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप अपने सर्वाइवल के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज या ड्रिंकिंग वाटर या सैनिटेशन या खाना बनाने के लिए तेल, ये सारी चीजें आप अपनी फैमिली के लिए जुगाड़ पा रहे हैं कि नहीं, इन चीजों को कंसिडर किया जाता है, राइट। सो ये तो हो गया आपका
पावर्टी को कैसे देखते हैं, सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं और इंडिया का मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स कैसे देखता है। ना इससे पहले कि हम पावर्टी लाइन और पावर्टी से रिलेटेड मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करें, दो और चीजें हैं जो पावर्टी से रिलेटेड हैं, वो हमें समझनी पड़ेंगी। पहला है सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो सोसाइटी आपको पता है मतलब कि समाज, एक्सक्लूजन का मतलब होता है समाज से निकाल देना। तो जब आप गरीब लोगों को समाज से निकाल के बाकी गरीबी के भंवर में ही फंसे रहने पे मजबूर कर देते हो, तो उसे बोला जाता है सोशल एक्सक्लूजन। कभी कभी गरीबी की वजह से सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है। जैसे मान लो शहर में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर मॉल है और शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, एक पूल भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, उसमें गरीब लोगों की आप एंट्री नहीं होने दे रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, गरीबी की वजह से वहां पे लोगों का सोशल एक्सक्लूजन कर रहे हो कि भाई तू इस सोसाइटी में एंटर नहीं कर सकता। और कभी कभी सोशल एक्सक्लूजन की वजह से गरीबी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक गांव है, मान लो गांव में अपर कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, गांव में 2-4 कुएं हैं, लेकिन वहां के दलित लोगों को उन कुओं को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। अब सारे अपर कास्ट लोग उसी कुएं से पानी ले रहे हैं मुफ्त में और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन दलित लोगों को पानी खरीद के पीना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें कुआं छूने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, दलित फैमिली पे एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड कर दिया, यानी कि आपने उन्हें सोशली एक्सक्लूड किया, जिसकी वजह से वो गरीबी की रेखा के और करीब आ गए। सो दैट इज व्हाई वी से दैट सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ अ कॉज एंड कंसिक्वेंस, यानी अ रिजल्ट ऑफ पावर्टी। जब आप लोगों को ऐसी फैसिलिटीज जो बाकी लोग मजे से यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटीज को, कुछ इंडिविजुअल्स को वो फैसिलिटीज से दूर रखते हो जानबूझ के, तो उसे बोला जाता है समाज से निकालना। पहले बहुत होता था, लेकिन आज भी इंडिया में होता है। कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको कोई ना कोई खबर मिल जाएगी कि फलाना दलित बच्चे ने जो है अपर कास्ट वाले एरिया के कुएं को छू दिया तो उसे पीट पीट के मार डाला। राइट, दीज आर जस्ट द टेस्टिमोनी, दीज आर जस्ट द प्रूफ कि आज भी हमारे इंडिया में सोशल एक्सक्लूजन होता है और इससे गरीब लोग और गरीब रह जाते हैं या वो गरीबी से कभी निकल नहीं पाते। नेक्स्ट टॉपिक इज बचा वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन से लोग ज्यादा प्रोन हैं किसी खतरे के। फॉर एग्जांपल कोविड-19 हुआ था तो सबको कोविड-19 का खतरा था, लेकिन जिन लोगों को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, डायबिटीज थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, उन पे ज्यादा खतरा था कोविड-19 से डेड होने का, यानी कि मृत्यु का। राइट, सो उसी तरीके से कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं हमारे देश में जिन पे ज्यादा भंवर का खतरा मंडराता रहता है गरीब होने का, या वो ऑलरेडी गरीब हैं तो गरीबी से ना निकलने का, उन्हें बोला जाता है वल्नरेबल ग्रुप्स। क्यों होते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स? क्योंकि बच्चा वल्नरेबल ग्रुप्स के पास ऑप्शंस ही अवेलेबल कम होते हैं। गरीबी से निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए। राइट, जिन लोगों के पास ये चीजें होंगी ही नहीं, वो क्या होंगे, ज्यादा वल्नरेबल होंगे। और ऐसी सिचुएशन में अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जैसे मान लो सुनामी आ रहा है, अब सुनामी में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं उनके जीने के चांसेस तो फिर भी थोड़े ज्यादा है, लेकिन जो कच्चे मकान में रह रहे हैं उनकी तो डेथ होनी ही होनी है। सो क्या मैं ये बोल सकती हूँ वो कच्चे मकान वाले लोग ज्यादा वल्नरेबल थे नेचुरल डिजास्टर में? और अगर उनका घर टूट गया, कच्चा मकान सुनामी में टूट गया, तो अब वो सड़क पे आ गए, लैक ऑफ शेल्टर हो गया। लैक ऑफ शेल्टर का क्या मतलब है, पावर्टी। राइट, सो फिजिकली चैलेंज लोग जिनके लिए जॉब्स के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, या बैकवर्ड कास्ट ग्रुप, SC ST, विडोज हो गई, मेंटली चैलेंज लोग हो गए, ये कुछ कम्युनिटीज होती हैं जो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं टू गो अंडर पावर्टी और टू नॉट कम आउट ऑफ पावर्टी। कूल, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चा पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन एक तरीके से हम समझेंगे अपने स्कूल के एग्जांपल से समझेंगे। अब मान लो आपके स्कूल में 40 नंबर को बोला जाता है लाइन ऑफ पासिंग। राइट, 40 से ऊपर है तो पास है, 40 से नीचे है तुम्हारे नंबर तो तुम फेल हो। सिमिलरली हर कंट्री में एक इमेजिनरी लाइन होती है बच्चा, जिससे अगर तुम नीचे आते हो तो मतलब तुम गरीब हो, ऊपर आते हो तो तुम गरीब नहीं हो। अब ये टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट कर सकता है, क्योंकि पहले सामान सस्ता आता होता था, अब सामान धीरे धीरे हर जगह महंगा हो गया है। ये जगह के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। अमेरिका में अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो तुम्हें गरीब माना जाता है, इंडिया में तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम्हें रईस माना जाता है, लग्जरी आइटम में कार काउंट होती है। राइट, तो टाइम के अकॉर्डिंग और स्टेट के अकॉर्डिंग और आपकी नेशन के अकॉर्डिंग गरीबी लाइन की डेफिनेशन हर जगह की अलग होती है। अब इंडिया की बात करें तो हमारी गरीबी रेखा की जो डेफिनेशन है वो भी उन्हीं 2 पैरामीटर्स पे होती है जो सोशल साइंटिस्ट गरीबी के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं। वन इज इनकम बच्चा, वन इज कंजम्पशन। पर हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर इनकम से नीचे जिसकी इनकम है वो गरीब है, कैसे करते हैं हम, वो डिस्कस करते हैं। तो बच्चा जीने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, घर चाहिए होता है, क्लोथिंग चाहिए होते हैं, पैर में जूते चाहिए होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए होती है, दवाई ववाई खरीदने के आपके पास पैसे हो। यही 2-4 चीजें हैं जो आपको जीने के लिए चाहिए होती हैं, सिर्फ जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए नहीं, सिर्फ जीने के लिए। तो इन सारे आइटम्स का कितना पैसा बनता है, अगर उतना पैसा आपके पास है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, नहीं है तो आप गरीबी रेखा से नीचे। अब कंजम्पशन की बात
करते हैं। बॉडी में हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपने बिस्तर पकड़ा हुआ है तो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, आपकी सेविंग्स कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी और फिर आप गरीबी रेखा से नीचे आ जाओगे। इसीलिए बॉडी में पोषण जाना, कैलोरीज के काउंट को जाना बहुत जरूरी है। फैट अच्छे से जाना, प्रोटीन अच्छे से जाना, कार्ब्स अच्छे से जाना, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं एसेंशियल फूड आइटम्स की कैलोरी के अकॉर्डिंग। मतलब कि जैसे दूध हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गई, चीनी हो गई, ये एसेंशियल चीज है। मैं इसमें चीज, पिज्जा, बर्गर नहीं काउंट कर रही हूँ, मैं इसमें एसेंशियल फूड आइटम्स काउंट कर रही हूँ जो बॉडी में जानी ही चाहिए, वरना बॉडी जो है बीमार हो जाएगी और फिर इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। इन खानों से कितनी कैलोरीज निकलती है आपको पता है ना, हर खाने में कैलोरीज होती है। जैसे एक चाय के कप में 90 कैलोरीज होती है, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर एसेंशियल खाने से कितनी कैलोरी पर पर्सन पर डे आपकी बॉडी में जानी चाहिए, वो कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप रूरल इंडिया में हैं, अगर आप गांव में रहते हैं, तो 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अगर आपकी बॉडी में जा रही है तो आप गरीबी रेखा से मतलब गरीब नहीं हो, अदरवाइज आप गरीब हो। क्यों? क्योंकि बच्चा रूरल इंडिया में ज्यादा फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप देख रहे हो यहाँ अर्बन इंडिया में हम 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे बोल रहे हैं, लेकिन रूरल इंडिया में 2400 बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम व्हाट अबाउट डाइटिंग? बच्चा डाइटिंग यहाँ पे काउंट नहीं हो रही है, क्योंकि डाइटिंग इज अ चॉइस, गरीबी इज नॉट अ चॉइस। ठीक है, अब पावर्टी एस्टिमेट की बात करें तो हमने ना अपनी पावर्टी की डेफिनेशन अब जो है मल्टी डायमेंशनल बना दी है, तो थोड़ी सी पावर्टी की डेफिनेशन चेंज कर दिया। उस नई बदलते हुए जमाने की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया ऐसा बोल रहा है, हमारा डेटा ऐसा बोल रहा है कि 1990 का जो दशक था, 1990s का जो डेकेड था, उसमें हमारी पावर्टी सिर्फ 45% से 37% पूरे 10 सालों के अंदर घटी थी। फिर भी हमारे पास 40 करोड़ लोग थे बाय द एंड ऑफ द डेकेड जो कि क्या थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। 2000 वाला जो दशक है, अगर उसको देखोगे तुम, उस डेकेड को देखोगे तो हमारी ज्यादा तेजी से गरीबी घटी थी, 25% से 15% पे आ गई थी, और सिर्फ 13.5% लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे। इसे बोला जाता है बच्चा हेड काउंट रेशियो। व्हाट इज HCR? हेड काउंट रेशियो। ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है जस्ट एज अ फुल फॉर्म, तो आप याद कर लीजिए। तो हमारी गरीबी इस दशक में ज्यादा तेजी से गिरी है, इस दशक में हमारी कम तेजी से गिरी थी। ये तो हमें डेटा देख के पता चल गया। अब आती है इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। 5 उंगलियां एक हाथ की बराबर नहीं होती, तो एक कंट्री के अंदर सारी स्टेट्स में गरीबी सेम हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ स्टेट्स हैं जो बेटर कर रही हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत गंदा कर रही हैं। जैसे केरला और हिमाचल प्रदेश में गरीबी सबसे कम है, राइट। सिमिलरली बिहार और उड़ीसा में गरीबी सबसे ज्यादा है। तो कुछ स्टेट्स ने अपने अंडर अच्छा काम किया, उसी अच्छे काम को डिस्कस करते हैं। केरला ने क्या किया, अपने यहाँ के केरला के लोगों के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम किया, मतलब उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की, हेल्थ प्रोवाइड की, स्किल प्रोवाइड की। वेस्ट बंगाल ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स किया, जिससे वहां की गरीबी कम हो गई। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने क्या किया, गरीब लोगों तक खाना पहुंचाया, सरकारी खाना, जिसे बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्यों? क्योंकि हंगर इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ पॉवर्टी। तो जब लोग भुखमरी के जाल में नहीं फंसे होंगे, जब आपको खाने के वांदे नहीं होंगे, तो आप सोच पाएंगे जॉब वॉब करने का, बाहर जाके काम वाम करने का, वरना तो भूखा इंसान क्या करेगा, पड़ा रहेगा जमीन पे, है ना। तो हमने यहाँ पे हंगर पे काम किया। सो दीज वर समथिंग्स दैट वर्कड फॉर अस। उसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो ज्यादा प्रोन हैं गरीबी के, जिन्हें हम वल्नरेबल कम्युनिटीज बोलते हैं। तो ब्रॉडली हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक है सोशल वल्नरेबल ग्रुप, एक है इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप। सोशल का बात करें सामाजिक तौर पे, तो जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, जो दलित सेक्शन होता है और जो ST कम्युनिटी होती है, वो सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में देखा जाता है। हर 100 दलितों में से, दलित भी नहीं, हर 100 SCs में से 29% SCs क्या हैं आपके, गरीबी रेखा से नीचे। सिमिलरली एवरी 100 STs में, शेड्यूल ट्राइब में अगर आप देखोगे तो 43 STs क्या आएंगे, गरीबी रेखा से नीचे आएंगे। ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमिक बेसिस पे शहरों में सबसे ज्यादा गरीब लोग कौन देखे गए हैं, कैजुअल लेबरर्स, जिनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, आज किसी ठेले पे काम कर रहे हैं, तो कल किसी ढाबे पे काम कर रहे हैं, कोई ना कोई इधर उधर की और जॉब्स लेते हैं। तो कैजुअल लेबरर्स, हर 100 में से 34 कैजुअल लेबरर्स आपको शहरों में क्या दिखेंगे, गरीबी रेखा से नीचे। सिमिलरली गांव में एग्रीकल्चरल लेबर जो होते हैं, जिन्हें खेती करनी आती है लेकिन खुद का कोई खेत नहीं होता, बाकियों के खेतों में काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा गरीब होते हैं। क्यों बच्चा? क्योंकि उन्हें कुछ ही महीने काम मिलता है। जब आपको बीज बोने होते हैं ना खेत में, या फसल की कटाई करनी होती है, तो आप एग्रीकल्चरल लेबर को हायर करते हो, लेकिन बाद में आप निकाल देते हो। तो इस वजह से वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। जब उनके पास काम नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे। नाउ इमेजिन करो, अगर कोई एक ऐसा एग्रीकल्चरल लेबरर है जो होने के साथ साथ वो दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से भी बिलोंग करता है, तो यहाँ पे डबल वल्नरेबिलिटी हो जाएगी, और उसका गरीबी में आना कितना इजी हो जाएगा, है ना। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट योरसेल्फ।
ना विद इन पुअर फैमिलीज की बात करते हैं, ओवरऑल तो गरीब फैमिली गरीब ही रहेगी, लेकिन गरीब फैमिली के अंदर भी अगर आप न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखोगे या हेल्थ के बेसिस पे देखोगे तो कुछ मेंबर्स होते हैं फैमिली के जो ज्यादा कुपोषित दिखेंगे, जो ज्यादा न्यूट्रिशन से परे दिखेंगे। जैसे घर की जो औरतें होती हैं, घर के जो वृद्ध लोग होते हैं, घर की जो बच्चियां होती हैं, बच्चे नहीं, घर की जो बच्चियां होती हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड है, चाहे वो गर्ल इन्फेंट है, नवजात शिशु है, अगर वो लड़की है, तो उनमें न्यूट्रिशन की कमी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। सो विद इन पुअर फैमिलीज दीज आर द मेंबर ऑफ द फैमिलीज दैट आर इवन मोर वल्नरेबल। ठीक है जी, चल अब ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की बात करते हैं, फिर इंडिया पे आएंगे। ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है गरीबी घटी है बच्चा। यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, जो डॉलर के बेसिस पे एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाती है, जिससे वो सारे देशों को जज करती है। और वो ये बोलती है कि अगर किसी भी देश में कोई भी इंसान प्रतिदिन $2.15 से कम रुपए कमाता है, मतलब वो गरीबी रेखा से क्या है, नीचे है। और इसी के अकॉर्डिंग 2010 में ओवरऑल पूरी दुनिया में 16% लोग गरीब थे, और इसी के अकॉर्डिंग 2019 में 9% लोग गरीब रह गए हैं। तो ओवरऑल दुनिया में क्या हुई है, गरीबी घटी है। लेकिन गरीबी में कुछ रीजनल वेरिएशंस भी हैं, यानी कि कहीं गरीबी ज्यादा घटी है, कहीं गरीबी कम घटी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट उससे भी पहले हम लोग एक कड़वा सच देखेंगे। कड़वा सच ये है कि अगर आप ऐसी कंट्रीज देखो जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि परसेंटेज में पुअर पॉपुलेशन है, तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले आता है नाइजीरिया, फिर आता है बांग्लादेश, फिर आता है इंडिया। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, वो भी हमसे बेहतर कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कितना हाई परसेंटेज है पुअर पॉपुलेशन का। लेकिन ओवरऑल पहले से थोड़ा सा घटा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिया, चाइना या बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या सब सहारन कंट्रीज जो हैं, वहां पे ओवरऑल पॉवर्टी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। कुछ कंट्रीज हैं जहां बढ़ भी रही है, जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या फिर कैरेबियन आइलैंड्स की कंट्रीज, राइट। और कुछ कंट्रीज है जहां पे गरीबी बिल्कुल खत्म हो गई थी, जैसे कि रशिया, लेकिन वो अब फिर से आ गई है, रीसर्फेस हो गई है। सो दीज आर द ग्लोबल ट्रेंड्स। नाउ अगर यूनाइटेड नेशंस ने इसमें किया क्या है उसकी बात करोगे, तो भैया उन्होंने पहले तो मीटिंग की। मीटिंग में अपने सारी कंट्रीज को बुलाया, जो जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, जिसमें इंडिया भी गई थी। और यूनाइटेड नेशन ने सारी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर एक प्रण लिया, सस्टेनेबल प्रण, कि 2030 तक, 2030 तक यूनाइटेड नेशन विल ट्राई टू फिनिश ऑफ ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, कि वो बोल रहे थे हम जीरो पॉवर्टी करा लेंगे। तो इस मीटिंग में कुछ टोटल 17 गोल्स को अडॉप्ट किया गया था, जिन्हें बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। लेकिन उन 17 गोल्स में जो पहला गोल था वो था बच्चा जीरो पॉवर्टी का। और इसीलिए आप देख रहे हो कि सारी कंट्रीज जो भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, वो अपने देश में बहुत तेजी से काम कर रही है गरीबी को खत्म करने का। ठीक है, नाउ हमारे देश में गरीबी का क्या कारण है और हमने इसके लिए क्या क्या किया है, दीज आर द नेक्स्ट टू टॉपिक्स। पहली बात, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो 200 साल तक हम पे अंग्रेजों ने राज किया, जिसे कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। उन्होंने हमारा पूरा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दिया बच्चा, और उन्होंने पूरी कोशिश की हमारे इंडिया में कभी फैक्ट्रीज लगे ही ना, ताकि उनका फायदा हो। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज थी, सबसे पहले फैक्ट्रीज भी ब्रिटेन में ही आई थी, तो अपने फायदे के लिए उन्होंने इंडिया में कभी फैक्ट्रीज लगने नहीं दी। आजादी के बाद धीरे धीरे हम अपने पैरों पर खड़े हुए, और फिर 1980s में जाके हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई। तो हम लोग वैसे ही बहुत पीछे चल रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन। हमने सोचा था 2050 तक हम चाइना को पीछे छोड़ेंगे, हमने 2023 या 24 में ही चाइना को पीछे छोड़ दिया। वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा गरीबी भी होगी। तीसरा पॉइंट, वेरीड ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे देश में ज्यादातर लोग खेती करते हैं आज भी, तो हमने सोचा कि क्यों ना खेती को मॉडिफाई किया जाए, मॉडर्न बनाया जाए। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, जिन फार्मर्स के पास मॉडर्न खेती करने के लिए पैसे थे वो तो और अमीर हो गए, लेकिन जिन फार्मर्स के पास नहीं थे, जिन्हें जरूरत थी बल्कि, वो गरीब के गरीब रह गए। तो वहां पे वेरीड रिस्पॉन्स मिला। देन क्रिएशन ऑफ कैजुअल लेबरर्स। अब हुआ क्या था, जो लोग खेती करना जानते हैं लेकिन उन्हें और कुछ नहीं आता, और उनके पास खेत भी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल नहीं है, सिर्फ खेती करनी आती है और खेत नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसी जॉब्स होनी चाहिए थी जहां पे वो एम्प्लॉय हो पाए। लेकिन हमारे देश में वो जॉब्स कभी अच्छे से बन ही नहीं पाई, अनएम्प्लॉयमेंट का भंवर चल रहा है। तो क्या हुआ, उन लोगों को शहरों में आके, गांव छोड़ छोड़ के वो लोग शहर में आए जॉब की तलाश में। जॉब शहर में भी नहीं मिली, उन्होंने क्या किया, ठेला लगा लिया, गोलगप्पे की रेडी लगा ली, रिक्शा चला लिया, राइट, ये सारे काम उठा लिए, और जॉब्स, कैजुअल लेबरर बन गए। और वहीं से इंडिया में आया अर्बन पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट। देन हमारे देश में करप्शन की कमी नहीं है, हम लोग पॉलिसीज प्रोग्राम्स तो बना देते हैं गरीबी हटाने के लिए, पर उन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते हैं। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास बीघे बीघे खेत है, बहुत ज्यादा खेत है, बहुत अमीर फार्मर्स हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ कॉज। Then we also have बच्चा सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन। आज भी हमारे देश में बेटी की शादी कराने के लिए, दहेज देने के लिए लोग घर बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो एक एसेट था, जो एक संपत्ति थी, वो आपके हाथ से निकल जाती है। किसके लिए, समाज के लिए, राइट।
लोगों को तीर्थ पे जाना होता है, हज पे जाना होता है, लोग अपने घर बेच देते हैं, खेत बेच देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन उनकी लाइफ में मैटर करती है, राइट? सो इन सारे चक्करों में भी हमारे देश में लोग गरीबी में फंसते जा रहे हैं। एंड देन लोन्स। अब देखो, बैंक से जब तुम लोन लेने जाते हो तो बैंक कहता है कि जितने का तुम्हें लोन चाहिए उस अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चाचा थोड़ी हूं, कल को तुम लोन ना चुकाओ तो मैं क्या करूंगा, राइट? तो कुछ चीजें गिरवी रखनी पड़ती है, कोलेटरल चाहिए होता है। लेकिन गरीब लोगों के पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता, कोई सेविंग्स ही नहीं होती, तो गरीब लोग आसपास के लोगों से लोन ले लेते हैं। जब तुम आसपास के लोगों से लोन लेते हो तो उसे बोला जाता है इनफॉर्मल सेक्टर, और इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। 100 रुपए लोगे, 140 रुपए वापस करने पड़ेंगे मिनिमम, राइट? तो इसी सारे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से गरीब लोग जब इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो पहला कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं, फिर तीसरा कर्जा लेते हैं, और इसी तरीके से धीरे धीरे वो लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। तो दीज आर द कॉजेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी कि गरीबी को हटाने के लिए हमारे देश में किस तरीके की प्रोग्राम्स बनते हैं। दो तरीके के प्रोग्राम्स बनते हैं, एक हम ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, जीडीपी बढ़े, ऑल ऑफ दैट। दूसरा हम लोग एंटी पॉवर्टी टारगेटेड प्रोग्राम बनाते हैं। पहले इसकी बात करते हैं। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर हमारा देश उन्नति करेगा, देश में ज्यादा पैसे आएंगे तो ज्यादा जॉब्स होंगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज्यादा जॉब्स होंगी तो ज्यादा गरीब लोगों को जॉब मिलेगी, गरीब लोग जॉब पे जाएंगे, पैसा कमाएंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, खाना खिलाएंगे, तो अपने आप गरीबी सोसाइटी से चली जाएगी। लेकिन ये कब होगा उसके लिए हम वेट तो नहीं कर सकते, और गरीबों तक उसका रिस्पॉन्स पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इंपैक्ट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो हमें नहीं पता अच्छे से। तो हम क्या करते हैं, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बनाते हैं। मतलब कि ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो स्पेसिफिकली कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज में गरीबी हटाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में हमारे देश में चालू हुआ था। राइट टू वर्क, हम ऐसे बोलते हैं कि अगर अब तुम भारत के वासी हो तो तुम्हें काम करने का अधिकार है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, गांव गांव में जाके लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया। अगर रोजगार नहीं प्रोवाइड कर पाए तो उतना वेज दे दिया, और इसमें 1/3 सीट्स जो है हमने औरतों के लिए रिजर्व की थी, यानी कि काम औरतों को ज्यादा प्रोवाइड किया गया था, रोजगार दे दिया, और इसमें 1/3 सीट्स जो है औरतों के लिए रिजर्व की गई थी। सेकंड है हमारा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान, जिसमें हम ये मान के चल रहे थे कि बच्चों को अगर पौष्टिक खाना देंगे स्कूल में तो वो ज्यादा आएंगे स्कूल में और उनकी अटेंडेंस भी अच्छी होगी। तो इसमें हम बच्चों की बॉडी में ज्यादा कैलोरीज जाए, स्पेशली प्रोटीन वाली कैलोरीज जाए, उस पर हमने काम किया। क्लासेस 1 से लेके 8th तक की क्लासेस के बच्चों को टारगेट किया। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एलाइड स्कूल जो होते हैं उसके अंदर हमने काम किया कि बच्चों को स्कूल में दाखिला ज्यादा दिलवाया जाए, और अगर दाखिला दिलवा दिया गया है तो ड्रॉप आउट ना हो, बच्चों को स्कूल रेगुलरली भेजा जाए। सो आपका होमवर्क ये है कि इसे फ्लैगशिप प्रोग्राम क्यों बोला जाता है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। मैं जा रही हूँ तीसरे प्रोग्राम पे। तीसरा प्रोग्राम है 2016 में चालू किया था, जिसे बोला जाता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। नाम से ही पता चल रहा है मातृत्व की बात आ रही है, मदरहुड की बात आ रही है। तो इसमें प्रेग्नेंट औरतों को टारगेट किया गया पूरे देश की, ताकि उनकी सेफ प्रेगनेंसीज हो सके और सेफ डिलीवरीज हो सके। हम ये मान के चल रहे थे कि गाँव में दाइयों के हाथों से डिलीवरी करवा ली जाती है तो बच्चों की भी डेथ होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है और मदर की भी। तो हमने यही कोशिश की कि सेफ डिलीवरी हो पाए, और हम हर महीने की 9 तारीख को जो प्रेग्नेंट औरतें होते हैं उन्हें गवर्नमेंट वाली जो एजेंसीज होती है उनके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी हेल्थ के लिए, एंड हम उनकी हेल्थ के लिए, और इसी को बोला जाता है एंटी नेटल सर्विसेज, यानी कि प्रेग्नेंट औरतों को जो सर्विसेज मिलती है, राइट। एंड द लास्ट इन योर सिलेबस इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 2016 में लॉन्च हुई थी। गांव में बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, एससी, एसटी, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये जो गरीबी रेखा से बहुत ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनके लिए लॉन्च हुई थी। हमने क्या किया, औरतों के नाम पे गैस का कनेक्शन दिया, उन्हें पहला रिफिल जो है गैस का फ्री में दिया, और उन्हें स्टोव प्रोवाइड किया। क्योंकि गांव में क्या हो रहा था, औरतें जो है खाना चूल्हे पे बना रही थी, लकड़ियां इकट्ठा करने का उन पे बर्डन था, उनका ज्यादा एफर्ट लगता था, खाना बनाते बनाते उनकी आंखें जलती थी, उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो इस स्कीम से हमने विमेन का एम्पावरमेंट करने की कोशिश की, ताकि उन्हें किचन में सेफ्टी मिले और एफर्ट भी कम लगे। इससे एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट होगा, लकड़ियां कम कटेंगी, पेड़ कम कटेगा, और इससे लोगों की भी हेल्थ अच्छी होगी, स्पेशली विमेन की। ना इतनी सारी पॉलिसीज के बावजूद भी आज भी हमारे देश में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही, उस पर काम करना पड़ेगा, वरना तो कोई भी प्रोग्राम्स हमारे देश की गरीबी को नहीं हटा पाएंगे। दूसरा है डिस्पैरिटी है, शहर की पॉवर्टी अलग है, गांव की पॉवर्टी अलग है, कुछ स्टेट्स बहुत पीछे हैं, कुछ स्टेट्स थोड़ा आगे हैं, ये भी है। औरतों में पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलती है, आदमियों में थोड़ी कम देखने को मिलती है, ये सारी रीजनल डाइवर्सिटीज भी हैं। देन हायर पॉपुलेशन के साथ साथ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे एससी, एसटी, विडोज, फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, दीज आर सम ऑफ द ग्रुप्स जिन पे टारगेट करके काम करने की जरूरत है, वरना वो लोग गरीब के गरीब रह जाएंगे। करप्शन आज भी हमारे इंडिया में है, और इंप्लीमेंटेशन जो है प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज की कभी भी हम 100% नहीं कर पाते। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस वी आर फेसिंग। जब इन चैलेंजेस पे हम काम कर लेंगे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि हम लिमिटेड पॉवर्टी की डेफिनेशन से ह्यूमन पॉवर्टी की डेफिनेशन की तरफ बढ़ पाएंगे। बच्चा लिमिटेड पॉवर्टी की डेफिनेशन में हमसे सर्वाइवल वाली चीजों पे काम
करते हैं, इनकम या कंजम्पशन। ह्यूमन पॉवर्टी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का, जो ये कहता है कि सिर्फ जिंदगी होनी नहीं चाहिए बल्कि जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। तो सिर्फ आपके पास जॉब होनी नहीं चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सिर्फ आपके पास घर नहीं होना चाहिए, घर में सेफ्टी भी होनी चाहिए, आपके पास इक्वालिटी भी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एजुकेशन हो, हेल्थ अच्छी हो। ये सारी और चीजें जब एड ऑन कर देते हो आप पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट में, तो उसे ह्यूमन पॉवर्टी बोला जाता है। हम इस तरफ कब आएंगे पता नहीं, बट आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with another chapter. कौन सा चाहिए, let me know in the comments, and bye bye, tata.